गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जो बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए मैं वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैं लेट हूँ। कल नोटिफिकेशन आपका आरआरबी 2025 का जो आरआरबी नोटिफिकेशन आया है एओ पोस्ट के लिए और पीओ पोस्ट के लिए, और सारे जो हमारे स्केल फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पोस्टों के लिए जो वैकेंसी कल रिलीज़ की गई है, यानी कि नोटिफिकेशन आ चुका है आपके सामने। तो मैं स्पेशल जो पीओ की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं पहले से, जिनका 2025 में इससे पहले जो भी एग्ज़ाम आपने दिया है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही कारगर है। पर नोटिफिकेशन के डिटेल में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। टोटल वैकेंसी ऑफिस असिस्टेंट का कितना होने वाला है, पीओ के अंदर कितना वैकेंसी है। इस बार 2025 पहले आरआरबी का अगस्त टाइम में हुआ करता था, लेकिन इस कुछ आईबीपीएस क्लर्क पहले ले लिया गया और आईबीपीएस आरआरबी का उसके बाद यानी एंड में ले रहा है। ठीक है, तो डेट मेंशन कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि कैलेंडर में जब जारी हुआ था, दोबारा रिवाइज्ड कैलेंडर जारी हुआ आईबीपीएस आरआरबी के, जो आईबीपीएस ने आरआरबी का जो डेट डाला है उसी डेट पर टेंटेटिव डेट है वो, जो आप सब जानते हैं, पहले से पता है कि नवंबर से आपका आरआरबी पीओ और दिसंबर जनवरी में आपका क्लर्क प्री मेंस सारे हो जाएंगे। तो डेट के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, कल जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये जो वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट 2025 का वैकेंसी है। ये पे वैकेंसी जो पीओ पोस्ट के लिए है 3907 वैकेंसी रिलीज़ की गई है, वो पीओ पोस्ट के लिए है। दूसरा हमारा क्लर्क, जिसको आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ बोलते हैं, उसके अंदर 7972 वैकेंसी दिया गया है, जिसको आप क्लर्क पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑफिस असिस्टेंट क्या कहते हैं, ऑफिस असिस्टेंट, थोड़ी ये उल्टा लिखा गया यहाँ, ठीक है, ये ओ ए होगा। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट और यहाँ पे पीओ प्रोविशनरी ऑफिसर, जिन दोनों की वैकेंसी टोटल मिला करके 11,000, टोटल मिला करके 11,879 वैकेंसी टोटल अभी तक रिपोर्ट की गई है। और जहाँ पे भी आप जब लिस्ट में देखेंगे जहाँ पे एनआर लिखा गया है, एनआर का मतलब होता है नॉन रिपोर्टिंग, वहाँ पे कुछ बैंक ऐसे हैं जो उन्होंने अपनी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया है, वो भी वैकेंसी आने वाले टाइम में रिपोर्ट होंगे। तो आपकी वैकेंसी जो टोटल मिला के 11,879 है वो बढ़ जाएंगे, तो और वैकेंसी आपको, लेकिन देखिएगा इससे पहले जो 4-5 साल पहले जो वैकेंसी आई है, इस बार की वैकेंसी से कम ही आई है, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट का वैकेंसी हो चाहे वो पीओ की वैकेंसी हो। ठीक है, तो मैं दोनों की बात करूंगा। इस बार जो वैकेंसी आई है बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है, तो अभी से लग जाइए, टाइम आपके पास बहुत ही कम है। अब मैं डिटेल आगे बताने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में है, कब से फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, कैंडिडेट कब से कब तक आपको विंडो ओपन किया गया है उसके बारे में। 1/9 यानी कि 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। आप जाइए एप्लीकेशन, 1-2 दिन रुक जाइए अगर रुकना चाहते हैं तो। मेरे तरफ से मैं ये हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि जब भी आपको विंडो ओपन होता है, एप्लीकेशन साइट जब ओपन होता है, तो आप 2-3 दिन वेट कीजिए, बहुत सारे टाइम है आपके पास। ठीक है, 1 से लेके 21 तारीख तक, यानी इसी महीने स्टार्ट हो चुकी है। आज 2 सितंबर है, कल से ही ये स्टार्ट हो गया है। तो ये 1 से लेके 21 तारीख तक आपको सितंबर में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अब फॉर्म भर सकते हो। पेमेंट एप्लीकेशन का जो मोड है वो 1 से लेके 21 तक ही आप पेमेंट भी करेंगे, यानी 21 के बाद पेमेंट के लिए नहीं बताया गया है कि 21 तक भी आप पेमेंट। कई लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद पेमेंट रोक के रखते हैं, एंड में जाकर के पेमेंट करते हैं। ठीक है, उसके भी कुछ डेट्स अलग होते थे, लेकिन इसमें यहाँ मेंशन किया गया है कि 21 तक ही आपको पेमेंट भी करना है। दूसरी बात हमारे पास ये है, ये जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने का टाइम ये आईबीपीएस वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। वैसे भी आपको डेट मेंशन किया गया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। जो हमारा पीटी का एग्ज़ाम देते हैं उससे पहले, जब आपका प्री एग्ज़ाम होता है उससे पहले पीटी का होता है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। जो बच्चे प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग देते हैं उनके लिए, उनका जो अभी डेट क्लियर नहीं है वो नवंबर में होने वाला है। ठीक है, आपका नवंबर में हो जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो हमारा ऑफिस असिस्टेंट हो चाहे ऑफिसर पोस्ट हो, कॉल लेटर जो होगा वो नवंबर या दिसंबर में, इसी बार नवंबर या दिसंबर में कॉल लेटर आ जाएंगे। जो डेट मेंशन किया गया है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, ठीक है, उसी डेट से एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले आ जाते हैं। ठीक है,
तो वो कॉल लेटर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो ऑफिस असिस्टेंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नवंबर और या दिसंबर में होने के चांसेस हैं, जो टेंटेटिव कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो रिवाइज कैलेंडर आपको आ चुका है, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का मिलेगा ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिसर एग्जाम, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 ये बताया गया है, ठीक है। यानी कि दिसंबर और जनवरी दोनों में प्रीलिम्स एग्जाम होने के चांसेज हैं, ठीक है। इसके बाद चांसेस पूरे बनता है कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ डाउनलोड कॉल लेटर मेंस एग्जाम के लिए, जैसे आप प्रीलिम क्वालिफाई हो जाते हो, इसके बाद आप मेंस के लिए कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो दिसंबर या जनवरी, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेन एग्जाम होता है उसके लिए ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिसर, यहाँ दिया गया मेंस, हाँ मेंस सिंगल विंडो, ठीक है। यानी जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो दिसंबर और फरवरी में बताया गया है। यानी दिसंबर ऑफिसर एग्जाम दिसंबर और फरवरी में आपको क्लर्क वाला ऑफिस असिस्टेंट का मेंस एग्जाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए भी उन्होंने क्लियर कर दिया है 2026 में, यानी कि 2026 में जनवरी में आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में भी उन्होंने बता दिया है कि हम जनवरी में आपका रिजल्ट आउट कर देंगे। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बोला गया है कि जनवरी में ही आपका जैसे ही रिजल्ट मेंस का आपका रिजल्ट आ जाता है, जो ऑफिसर पोस्ट के लिए है, जब आप पीओ पोस्ट पे मेंस क्लियर कर लोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ जाएगा, इंटरव्यू के लिए मैसेज आ जाएगा, फिर आपका मैसेज दिया जाएगा। जो बच्चे प्री और मेंस क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी ऑफिस असिस्टेंट के बारे में, तो ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पे कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। ऑफिसर स्केल जो पीओ होता है उसके लिए इंटरव्यू होता है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का बात हमारा जनवरी 2026 में ही इंटरव्यू के लिए अरेंज किया गया है डेट, ठीक है। अभी डेट मेंशन नहीं है, वो आपको मैसेज के थ्रू जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड वो भी मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट, जब आपका सब कुछ सिलेक्टेड हो जाता है, फाइनल रिजल्ट डेट जो आता था पहले IBPS क्या करते थे, अपना अप्रैल रहता था कि अप्रैल मंथ में 1 अप्रैल को आपको IBPS रिजल्ट आउट करता था, लेकिन इस बार कुछ प्रोविजनली अलॉटमेंट का कुछ डेट मेंशन नहीं किया, यहाँ पे डेट भी दे दिया गया है अलॉटमेंट का फरवरी या मार्च 2026, ठीक है। चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो, ऑफिसर रैंक में, स्केल फर्स्ट ऑफिसर यानी पीओ, स्केल सेकंड ऑफिसर, स्केल थर्ड ऑफिसर, तीनों के इंटरव्यू के बाद जो आपको मेरिट लिस्ट तैयार होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऑफिस असिस्टेंट सबका मेरिट लिस्ट आपको फरवरी या मार्च में 2026 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। वो जो ऑफिस असिस्टेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऑफिसर स्केल का कर रहे हैं, कॉमन सी बात है, जो बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं वो पीओ का भी पेपर देते हैं और ऑफिस असिस्टेंट का भी देते हैं, यानी क्लर्क का भी देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि एज लिमिट सर क्या हो सकता है, बच्चे का क्वेश्चन रहता है। जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको अभी आइडिया नहीं होगा, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर है अगर उनको नहीं है तो आप PDF डाउनलोड करके भी आप IBPS के साइट से आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, और मैं भी इस पर क्लियरिंग आपको बता देता हूँ। ये हमारा ग्रुप बी का एग्जाम होता है जो ऑफिस असिस्टेंट होता है, ठीक है। और ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये जो तीनों हमारा होता है ना ऑफिसर स्केल में, ठीक है, चाहे ऑफिसर स्केल फर्स्ट हो, ऑफिसर स्केल सेकंड हो, ऑफिसर स्केल थर्ड हो, तीनों के तीनों हमारे ग्रुप ए ऑफिसर के अंदर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप बी एग्जाम हम बोलते हैं जिसको हम ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज बोलते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट होती है वो 18 साल से लेकर के 28 साल तक, यानी 18 ईयर से लेकर 28 ईयर तक के स्टूडेंट अगर जिनका 28 क्रॉस कर चुका है वो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क का एग्जाम नहीं दे सकते, फॉर्म नहीं सबमिट कर सकते, ठीक है। और उसी जगह मैं ऑफिसर की बात करूं तो यहाँ पे 18 से लेकर के 30 तक 18 से लेकर के 30 तक उनकी एज लिमिट रहती है, ठीक है। जो ऑफिसर रैंक में आते हैं उनके लिए मैं बात करूं, उसी जगह ऑफिसर स्केल सेकंड की मैं बात करता हूं। ऑफिसर स्केल सेकंड में 21 साल से लेकर 32 साल तक आप
फॉर्म भर सकते हैं। एक ऑफिसर स्केल 3rd वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 21 से लेके 40 तक के भर सकते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ हमारे रिमार्क्स दिए गए हैं, कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, वो हमारे साइड में दिए गए हैं। अब यहाँ देखो, जो 18 से लेके 28 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिलैक्सेशन भी लगाते हैं। जो जैसे ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलता है। अब यहाँ कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन द बॉर्न एयरलेयर टू 1979 और 2007, यानी ये जो डेट मेंशन किया गया ये कह रहे हैं इससे पहले और इसके बाद आपका बर्न नहीं होना चाहिए, यानी जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर ये 2 सितंबर 1995 और यहाँ भी दे रखा है 1 सितंबर 2007 के बीच अगर आपका बॉर्न है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं ऑफिसर स्केल 1st के लिए। यही कंडीशन हमारा सेम नीचे सबके अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन की मैं बात कर लेता हूँ। हमारे पास रिलैक्सेशन के लिए ओबीसी है, जनरल वाले को तो कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये जो बच्चे हैं इनके लिए हमारे पास स्पेशल रिलैक्सेशन की बात की गई है। यहाँ पे देख सकते हो आप शेड्यूल, हमारे एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि 28 साल अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए है तो 3 साल ओबीसी वालों के लिए अलग से मिलेगा। 28 3 31 साल के जब तक आप हो जाओगे तब तक आप उसका फॉर्म सबमिट कर सकते हो। सेम कंडीशन हमारे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, पीओ में 30 साल तक है तो वो 33 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। मैं ऑफिसर स्केल 1st की बात कर रहा हूँ, उनके लिए क्राइटेरिया हमारा 30 साल तक है, लेकिन ऑफिस स्केल में क्या है 28 साल तक ही है, 18 से 28। तो 18 से 28 यानी +5 कर दीजिएगा, सॉरी +3 ओबीसी वाले के लिए, और एससी एसटी वाले को 5 साल का मिलता है, सीधा सीधा समझ जाइए। अब यहाँ पे कुछ डिजेबिलिटी पर्सन है जो जो डिजेबिलिटी है बेंच, उसके लिए हमारे पास 10 ईयर का मिल रहा है, ठीक है, उसको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर पीओ फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको पीओ के लिए कितने टाइम मिल रहा है, 30 साल तक आप फॉर्म सबमिट करते हो, और 10 साल अगर रिलैक्सेशन लगाते हो तो 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आप डिजेबिलिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके कुछ हमारे कंडीशंस दिए गए हैं नीचे। हमारा देखो, फॉर एक्स सर्विसमैन जो हमारे पास है, एक्स सर्विसमैन है, डिजिटलिटी एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, ईएसएम है, डीआईएसएम है, इसके लिए क्या है, इसके लिए 3 ईयर यानी 8 ईयर फॉर द डिजिटलिटी एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू द एससी एसटी, वो एससी एसटी में होना चाहिए, तब उसको एक्स सर्विसमैन बिलोंग करना चाहिए, यानी एक्स सर्विसमैन हो और वो एससी एसटी कैटेगरी में अगर आ रहा है तब उसको 8 साल का रिलैक्सेशन, 8 यानी 8 ईयर की बात हो रही है। तो डिफेंस फोर्स उसके लिए +3 ईयर्स का भी आपको मिलेगा। ऑफिस असिस्टेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी ऑफिसर स्केल पोस्ट के लिए भी 5 ईयर का है, ऐसी कैटेगरी हमारे बनाए गए हैं। तो मैन्युअली हम फोकस करते हैं ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1st के लिए बच्चों। अब बस ध्यान से देखिएगा, रिलैक्सेशन अगर आप जनरल नहीं है, अदर कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको रिलैक्सेशन अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, लेकिन रिलैक्सेशन में जाना ही क्यों, पहले ही क्यों ना क्लियर कर लें। अब आता है एप्लीकेशन, जो फी चार्जेज हैं वो ओबीसी एससी एसटी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो ऑफिसर पोस्ट है हमारा, स्केल 1st हो चाहे स्केल 2nd हो, स्केल 3rd हो, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी जो भी है हमारा, उनके लिए 175 रुपीज़ रखी गई है। अब ऑफिस असिस्टेंट के जो बच्चे हैं उनके लिए 2 है, देख सकते हो, उनके लिए जो दो है, जो एससी एसटी और एससी एसटी कैटेगरी है, ओबीसी और जनरल वाले को 850 ही लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कहोगे कि सर ओबीसी भी तो रिलैक्सेशन के अंदर आता है, लेकिन आता तो है, लेकिन उन्होंने जो मेंशन किया गया है वो 850 रुपये ही फी आपको लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन केवल एससी और एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, यानी 3 कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जिनके लिए 175 रुपीज़ ही एप्लीकेशन चार्जेस लगेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट के बारे में भी सेम कंडीशन है, जो कंडीशन इसमें दिया गया है वही कंडीशन ऑफिस असिस्टेंट के बारे में एक यहाँ पे देखने को मिला। एससी कैटेगरी के होना चाहिए, एसटी कैटेगरी होना चाहिए, पीडब्ल्यूबीडी होना चाहिए, ईएसएम होना चाहिए, डीईएसएम होना चाहिए। इतने सारे कैटेगरी अगर वो ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म सबमिट करते हैं तो उनको 175 रुपीज़ ही लगने हैं।
ठीक है। और अगर वो ओबीसी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 850 रुपये लगेंगे विद जीएसटी के साथ, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। आगे हमारा सर इसका जो एग्जाम होता है, सर ऑफिसर मैंने फर्स्ट टाइम ही कह दिया, ऑफिसर में हमारे 3 कैटेगरी हैं और ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क वाले पोस्ट पे हमारे 2 एग्जाम होते हैं, फेज 1 फेज 2। और ऑफिसर में फेज 1 फेज 2 फेज 3 एग्जाम होते हैं। 3 हमारा एक इंटरव्यू बढ़ जाता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स का सब कुछ सारा सब्जेक्ट सब मार्किंग हमारा सेम है। वैसे ही हमारा ऑफिसर स्केल फर्स्ट का भी हमने लिया है, सब कुछ सेम है, चाहे वो प्री एग्जाम हो चाहे वो मेंस एग्जाम हो। अब हम स्क्रीन पर देखिए जरा ध्यान से, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक हमारा मैथ होता है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, सॉरी एक रीजनिंग होता है और एक न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। यहाँ पे रीजनिंग हमारा देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होते हैं, उसी जगह न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 40 पे 40 मिलता है, इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स 40 में 40 देता है। 2 ही सब्जेक्ट के हमारा प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना होता है। 2 ही सब्जेक्ट से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रीजनिंग और एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी आप बोल सकते हो। यही हमारा 40 मार्क्स के क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन पे कितना टाइम मेंशन किया गया है, 25 मिनट। अब ये 25 मिनट और 20 मिनट का रेशियो इन्होंने दे दिया है। और ये सेक्शनल टाइमिंग, पहले क्या होता था, इससे पहले जब पेपर आरआरबी का हुआ करता था तो उसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं बांटा गया था। टोटल टाइमिंग हमारे पास कितना था, 45 मिनट था। और 45 मिनट में ही हमें खुद से अपने रेशियो बना के चलना होता था कि मैथ में कितने देने हैं और रीजनिंग में कितने देने हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, इसमें स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि 25 मिनट टाइम हम आपको रीजनिंग के लिए देंगे और 20 मिनट टाइम हम आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए देंगे और 40 क्वेश्चन हम उसमें पूछेंगे। दोनों मिलाकर के हम 80 क्वेश्चन पूछेंगे, 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। और टोटल टाइमिंग हमारा वही रहेगा। लेकिन स्पेशल क्या इसमें ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने सेक्शनल आईबीपीएस एसबीआई की तरह स्पष्ट कर दिया कि हम 25 मिनट और 20 मिनट टाइम आपको देने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहले हमें ये खुद रेशियो बनाना होता था, ठीक है, कि हमें अपने अकॉर्डिंग करना होता था कि हमें रीजनिंग में कितना टाइम देना है और मैथ में कितना टाइम देना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेम हमारा ऑफिसर स्केल फर्स्ट में भी है। रीजनिंग में देखो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 25 मिनट, ठीक है। वैसे ही हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वही न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट, ठीक है। टोटल मिला के 45 मिनट आपको टाइम मिलेंगे। दोनों के हमारे, ये हमारा ऑफिस असिस्टेंट हो गया यानी कि आप इसे क्लर्क पोस्ट कह सकते हो, और ये हमारा ऑफिसर स्केल फर्स्ट हो गया यानी पीओ पोस्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब इसके मेंस पेपर के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। मेंस का सिलेबस देखिए जरा क्या है, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसकी टाइमिंग क्या रखी गई है। सबका टाइमिंग देख रहे हो, अलग अलग से मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ टेस्ट हमारा क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है और मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स के क्वेश्चन है और 30 मिनट का टाइम आपको दे रहा है। ध्यान से देखिएगा। उसी जगह मैं बात करूं कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, एक जनरल अवेयरनेस यानी जीएस सेक्शन और एक हमारा कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर सेक्शन, जहां से 40 क्वेश्चन जीए में भी पूछता है और 40 क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर में भी पूछ रहा है। लेकिन कंप्यूटर के मार्किंग सीधा आधा कर दिया गया। 40 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो 20 नंबर ही आपको देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है, सीधा 50%। और जीए के अंदर क्या है, 40 क्वेश्चन पे 40 नंबर दे दिया, यानी एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको देखने को मिल तो रहा है। जीए सेक्शन, ये देखिए जीए सेक्शन में कितना है, 40 क्वेश्चन है टोटल और 40 मार्क्स के भी हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर के हुए। लेकिन टाइमिंग कितना कम कर दिया गया, 15 मिनट। सेम एज वेल एज कंप्यूटर में भी 15 मिनट का ही टाइम दिया गया है। और वहां पर रीजनिंग की मैं बात करूं, 40 क्वेश्चन पे 50 नंबर मिलने वाले हैं और 40 क्वेश्चन पे 50 नंबर दे दिया और टाइमिंग कितना दे रखा है, वो 30 मिनट, यानी आधा घंटे का ही टाइम दे रखा है। 30 मिनट में आपको 50 नंबर यानी 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। आप कितना भी करो लेकिन इतना टाइमिंग दे रखा है। अब इंग्लिश और हिंदी सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश के लिए भी 40 है और हिंदी के लिए भी 40 है, दोनों हमारा सेम है, ठीक है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी हमारा 40 है। जो हमारा रीजनिंग में था वही हमारा किसमें, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ में है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन है, 50 नंबर है और 30 मिनट है। यानी कि ये रीजनिंग और हमारा मैथ जो मेन रोल प्ले करता है, याद रखिएगा रीजनिंग और मैथ में सेम टाइमिंग भी है, 30 मिनट का 30 मिनट का, 50 मार्क्स 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, ठीक है। और वैसे ही याद रखिएगा
बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारा जीएस सेक्शन और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, यहाँ से बच्चे थ्योरेटिकल पढ़ के जाते हैं, फटाक से टिक लगा के आ जाते हैं, नंबर हमारा अच्छा खासा, अगर अच्छी तैयारी होती है तब, ठीक है, नंबर अच्छा खासा आ जाता है। तो सेम चीज़ें हमारा ऑफिसर स्केल फर्स्ट में भी है, कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ देखो रीजनिंग में, यहाँ देखो रीजनिंग में 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है ना। रीजनिंग में भी वही चीज़ है। कंप्यूटर 40-20, जीए हमारा 40-40, 15 मिनट 15 मिनट। ऑफिसर स्केल में यानी सब कुछ इसमें भी आपको सेम देखने को मिलेगा। मैथ में भी देख लीजिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन पे 50 नंबर मिल रहा है आपको और 30 मिनट का टाइम दे दिया गया है। ठीक है, इसी जगह 30 मिनट हिंदी हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो। आरआरबी में यही तो देखा जा रहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश लेते हैं या हिंदी लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है आरआरबी के लिए खासकर। चलिए अब, ठीक है, तो यही हमारा जितना भी था, ये हमारा क्या था, आरआरबी के लिए सारा कुछ हमने आपको बता दिया। जो भी हमारे आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है, टाइम आपके पास बहुत कम है। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा गुड न्यूज़ है, और जो फर्स्ट टाइम फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट टाइम, वो भी आप पेपर में बैठने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कोई लिमिटेशन हमारा नहीं है कि प्रीलिम्स हम इतने अटेम्प्ट दे सकते हैं, पीओ में हम इतने अटेम्प्ट दे सकते हैं, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिला है। तो इसीलिए जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो भी आप इस फॉर्म को भरिए, कम से कम एक तजुर्बा तो होगा कि हमारा लेवल जो पेपर में आ रहा है वो किस टाइप का लेवल पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन अपना करते हुए रहेंगे। चाहे आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़िए, मतलब नहीं है, जहाँ भी पढ़ते हैं सब अच्छे टीचर हैं, वहाँ आप कंटेंट लीजिए, कंटेंट इकट्ठा कीजिए, अपने सिलेबस को देखिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम आपके पास नहीं है। उन्होंने कह दिया स्पष्ट कि प्रीलिम्स का एग्जाम नवंबर और दिसंबर में हो जाएगा, और उसी जगह मेंस आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा, जहां तक कि फरवरी में शायद रिजल्ट के बारे में भी बता दिया गया है। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूं आप सभी को, टाइम बहुत कम है। ठीक है, ऐसे ऐसे वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा। जो भी हम निराश मत होइए, इस चैनल पे हम 12th वालों की भी क्लास चलती है, सीटेट टीचर वालों की भी चलती है, यानी कॉम्पिटिटिव वाले के लिए भी चलती है। बैंकिंग की क्लास नहीं चलती। मैं इन्फॉर्मेशन, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन के हो चाहे ऑनलाइन के हो, वो सारे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, टाइम आपके पास बहुत ही कम है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, रात दिन लग करके बस टाइम, ये सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी 2 महीने रह गए मान के चलो तो, और आपका पेपर बहुत ही क्लोज हो गया है। बस आप आराम से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और रिजल्ट को अपने मुट्ठी में बनाइए, क्योंकि ये आरआरबी का एग्जाम पता है, एसबीआई, आरआरबी, इसके बाद आरबीआई, इसके बाद एसबीआई, इसके बाद आईबीपीएस, इसके बाद आरआरबी, चौथे नंबर का ये बैंक है, और 4th नंबर का बैंक, तो उसका लेवल भी चौथे नंबर पे ही रहता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जी जान झोंक दीजिए और सिलेक्शन लेने की पूरी जोर शोरों से तैयारी कीजिए। इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। ऐसे वीडियो आप सभी के लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।